everyone, welcome back with another video of macroeconomics in IK classes. Today we are starting a new chapter of macroeconomics, that is problem of deficient demand and excess demand. This is chapter number 9. We already have done chapter number 7 and 8. Those are income determination and multiplier and aggregate demand and related concepts. Both these chapters are interlinked with our latest chapter, that is problem of deficient demand and excess demand. So you can see the videos of those chapters. So I have given link of those videos in description box. You can see that. And if you have any type of doubt, you can ask me in comment section. Now let's start problem of deficient demand and excess demand. प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड को अंडरस्टैंड करने से पहले इक्विलिब्रियम लेवल को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है? इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो कब स्ट्रक होता है? वी नो दैट व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, मीन टू से प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है, प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है, तो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम स्ट्रक होता है. इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होती है, या फिर कह सकते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो, तो इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होती है. ये हमने एडीएस अप्रोच एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच में पढ़ा है कि इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम तब होगा जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो, या ऑटोमेटिकली सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाती है. तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल को हमने बताया है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई के साथ. लेकिन प्रोफेसर J.M. केन्स ने इक्विलिब्रियम लेवल को 3 सिचुएशंस में पॉसिबल किया है. वो 3 सिचुएशंस कौन सी हैं? फर्स्ट सिचुएशन है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, सेकंड है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, थर्ड है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. लेट्स डू इट वन बाय वन. फर्स्ट सिचुएशन है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई along with fuller utilization of resources. मीन टू से एग्रीगेट डिमांड तो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है ही है, लेकिन रिसोर्सेज के जितने भी इकॉनमी के रिसोर्सेज हैं उनका फुल्लर यूटिलाइजेशन हो रहा है. एंड कह सकते हैं ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क गेट वर्क. उन सबको काम मिल जाता है. कोई भी पर्सन जो है वो क्या है? अनएम्प्लॉयड नहीं है. नो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी एंड देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकॉनमी. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सपोज फुल्लर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से 10 करोड़ की वर्थ का जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है इन एन अकाउंटिंग ईयर में. रिसोर्सेज को जब हम फुल्लर यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज की, उससे क्या होता है कि 10 करोड़ की वर्थ का आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस होता है. और जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो प्लान्ड आउटपुट करते हैं, मतलब उनकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो भी कितनी है? 10 करोड़ की है. वो भी 10 करोड़ का ही प्लान करते हैं. और एग्रीगेट डिमांड जितना हाउस होल्ड सेक्टर है उनका जो प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, मीन टू से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी 10 करोड़ की है. मीन टू से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इक्वल है, और साथ ही जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका क्या हो रहा है? फुल्लर यूटिलाइजेशन हो रहा है. तो इसका मतलब इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉसिबल हुआ है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. ठीक है, देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. दिस इज y axis and x axis. This is x axis and this is y axis. I have taken here income, output, employment, or we can also say that GDP at x axis, and on y axis I am taking aggregate demand. So this is aggregate supply curve, this is income line, एग्रीगेट सप्लाई कर्व और इनकम लाइन. तो यहाँ पे देखिए एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है ये ऐसी शेप में है. ये आपने अर्लियर चैप्टर में पढ़ा हुआ, तो हम इसको पूरी डिटेल में नहीं दूंगी. तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व. तो जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई स्ट्रक होते हैं इस पॉइंट पे, तो ये इकोनॉमी का क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल है एट दिस लेवल ऑफ इनकम. ओवाई लेवल ऑफ इनकम के ऊपर ई जो है वो क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है. यहाँ पे क्या है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है विद फुल्लर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो 10 करोड़ के इक्वल है.
इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉसिबल हुआ है 10 करोड़ एंड जो हमने वर्थ ली थी मीन टू से जितने भी रिसोर्सेज हैं उससे हम सारे के सारे रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करके 10 करोड़ की वर्थ की हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है बाय फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो इसको हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो क्लियर हो गया आपको। सेकेंड जो सिचुएशन है दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई तो इक्वल है बट विदाउट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज नहीं किया गया है, रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड। सो ये अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी है, सो यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी होगी। मतलब क्या है, ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क डोंट गेट वर्क। जो लोग काम करना चाहते हैं, विलिंग हैं, एबल भी हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिला है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सेस कैपेसिटी होगी। मतलब रिसोर्सेज को हमने पूरी तरह से यूज नहीं किया है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई तो इक्वल है बट रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज नहीं किया है, अंडर यूटिलाइज किया है। इसका मतलब क्या है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। अब मैंने बोला कि फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके आप क्या कर सकते हो, 10 करोड़ की वर्थ का जो आउटपुट लेवल है वो प्रोड्यूस कर सकते हो 10 करोड़ का। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रोड्यूसर्स ने जो एग्रीगेट सप्लाई, जो प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई है वो कितनी रखी है, 8 करोड़। और जो हाउस होल्ड सेक्टर है उनकी जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो भी 8 करोड़ है। अब यहाँ पे 2 करोड़ के रिसोर्सेज को यूज नहीं किया गया है, तो इसका मतलब क्या है, रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, इस सिचुएशन को हम बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी है, रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया है, इसीलिए इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेट्स डू इट बाय डायग्राम। तो यहाँ पे हम ले लेंगे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी, और यहाँ पे हम ले लेंगे एग्रीगेट डिमांड, और ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व। दिस इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व। नाउ दिस इज अवर एडी कर्व एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम जो होगा वो यहाँ पे हुआ ओवाई लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल था जहाँ पे इकोनॉमी में 10 करोड़ की वर्थ का जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने और हाउस होल्ड सेक्टर ने कम प्लान किया। तो इसका मतलब जो एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड है वो ये है, उससे कम 8 लाख। तो ये एक्चुअल हो गई, एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल में जो हुई है। तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई देखिए यहाँ पे इक्वल है, इस पॉइंट पे E1 के ऊपर इक्वल है। ये एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व, तो इस पॉइंट पे इक्वल है। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले हो गया। मीन टू से जब रिसोर्सेज को हमने अंडर यूटिलाइज किया तो इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले स्ट्रक हो गया। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे OY1 पे इससे क्या हो गया, इनकम लेवल, आउटपुट लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल सब कम हो गया, जीडीपी भी कम हो गया। तो इससे क्या होता है, डिफ्लेशन, मतलब इकोनॉमी में डिफ्लेशन आता है, प्राइसेस बहुत कम हो जाती है और इकोनॉमी में ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती है। तो इस सिचुएशन को जब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से पहले इक्विलिब्रियम लेवल पॉसिबल होता है तो उसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जब हमने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया है। इसके बाद जो थर्ड सिचुएशन है वो क्या है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है बट बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मीन टू से यहाँ पे क्या होगा, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज हैं वो तो हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं या हाउस होल्ड सेक्टर है वो ज़्यादा का प्लान कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में उतना रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज होकर जितनी कैपेसिटी है वो तो वही रहनी है ना, ठीक है ना। प्रोड्यूसर्स ज़्यादा प्लान कर लेते हैं, तो यहाँ पे नो एक्सेस कैपेसिटी होती है। तो ये जो सिचुएशन होती है ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद की सिचुएशन होती है।
तो इसके जो बाद की सिचुएशन में क्या होता है, एक्चुअल में आउटपुट लेवल नहीं बढ़ सकता है, एक्चुअल में आउटपुट लेवल नहीं बढ़ सकता है, लेकिन डिमांड बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आती है, इकोनॉमी में प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन, ये वाई इनकम, output, employment, and we can say also that GDP, and I have taken aggregate demand on y-axis. This is our aggregate supply curve. अब aggregate demand curve जो है, this is our aggregate demand. तो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे हो गया, इस लेवल पे, ई पॉइंट पे, OY लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। लेकिन प्रोड्यूसर्स ने और हाउस होल्ड्स ने ज़्यादा प्लान करा है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ई पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने ज़्यादा आउटपुट के लिए प्लान किया, और जो हाउस होल्ड सेक्टर है उन्होंने एक्सपेंडिचर ज़्यादा प्लान किया। तो इससे क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ गई। एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इस पॉइंट पे इक्वल हुए, तो इस पॉइंट को E2 के नेम दे देते हैं। तो इस पॉइंट पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, लेकिन ये क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद की सिचुएशन है। इस सिचुएशन में क्या है, आउटपुट एक्चुअल लेवल में नहीं बढ़ सकता है। सो इकोनॉमी में क्या होता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है और इकोनॉमी में प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। तो ये तो था केन्जियन व्यू अबाउट इक्विलिब्रियम लेवल, 3 सिचुएशंस, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड over full employment level. Now let's do problem of deficient demand. Problem of deficient demand. Deficient mean to say deficiency. Deficient demand mean to say deficiency in aggregate demand. Aggregate demand में कमी आना. So इसकी definition क्या है? Deficient demand refers to situation when aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment level of output in the economy. Mean to say जब aggregate demand aggregate supply से कम होती है और corresponding to specially corresponding to full employment level of economy, तो यहाँ पे क्या होता है, economy में deficient demand होती है। So deficient demand को हम easy करके कैसे लिख सकते हैं, when aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment level. मीन टू से यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट डज नॉट लीड टू फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं होता है तो यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए, इसको हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। दिस इज द ओरिजिन एंड यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैं ले लेती हूँ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और वी कैन से दैट जीडीपी। यहाँ पे ले लेती हूँ एग्रीगेट डिमांड और ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व, दिस इज 45 डिग्री लाइन, इनकम लाइन भी बोलते हैं हम इसको। तो ये हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व है विच इज अपवर्ड स्लोपिंग, स्टार्टिंग पॉइंट वाई एक्सिस से है। सो ये हमारा AD, दिस इज C+I और ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर है। मतलब मीन टू से यहाँ पे इकोनॉमी के रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। और ये वाला पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम लेवल से जब हम इस लाइन को ड्रॉप करेंगे तो OY लेवल ऑफ इनकम डिटर्मिन हुआ इकोनॉमी का। तो ये क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जहाँ पे रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज किया गया है। अब क्या है, डिमांड कम है, डिमांड क्या है, डिमांड की डेफिशिएंसी है। तो डिमांड जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो हम इससे नीचे शो करेंगे, लेकिन इसके पैरेलल शो करेंगे। तो यहाँ पे AD, तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज हुआ है, इन्वेस्टमेंट में कम हुआ तो एग्रीगेट डिमांड में कमी हुई है।
तो यहाँ पे देखिए जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है तो इस पॉइंट पे इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम हुआ है वो क्या हुआ है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हुआ है। कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हुआ है। तो हम यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि हमने डेफिशिएंट डिमांड देखनी है कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो हमने ये वाली लाइन से ही जिस पॉइंट पे ये कट करेगी, इसका मतलब इतनी डिमांड क्या है, चाहिए हमें इतनी थी लेकिन एक्चुअल में ये कितनी हुई है, ये एक्चुअल है या प्लान्ड है, सॉरी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है, ये एक्चुअल ऊपर वाली फुल एम्प्लॉयमेंट वाली है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं जी पॉइंट। तो ये ई जी जो है डिमांड, चाहिए हमें ई वाई थी लेकिन डिमांड क्या है, डेफिशिएंट जी वाई है। तो ये ई जी का जो गैप है, दिस इज डेफिशिएंट डिमांड, दिस इज डेफिशिएंट डिमांड। और इस ई जी को हम डिफ्लेशनरी गैप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। ई जी इज इक्वल टू डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप क्या है, डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप by which actual aggregate demand falls short of aggregate demand required to establish full employment equilibrium. Mean to say full employment equilibrium यहाँ हो रहा है लेकिन चाहिए था हमें ये, लेकिन हमें equilibrium कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब है अंडर, इससे पहले की सिचुएशन में ही equilibrium पॉसिबल हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट equilibrium था लेकिन चाहिए था हमें इस पॉइंट पे। तो ये इस कॉरेस्पॉन्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के साथ, इनकम के साथ जब हमने इसको रिलेट करा तो ये जो ईजी है, ये जो गैप है, ये क्या है, डिफ्लेशनरी गैप। सो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए जितना चाहिए था और जितना हमारा प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड का जो गैप है ये ईजी है, इसको हम डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। तो इसको आप डायग्राम को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फिर इसके बाद इसके रीजंस देखते हैं, डेफिशिएंट डिमांड के रीजंस क्या हैं कि इकॉनमी में डेफिशिएंसी क्यों होती है, डिमांड की एग्रीगेट डिमांड डेफिशिएंट क्यों होती है, उसके रीजंस क्या हैं। स्टूडेंट्स हमने एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स पढ़े थे। कंपोनेंट्स कौन कौन से थे आपको याद होगा, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ये हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे। 4 कंपोनेंट्स, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का जो डिफरेंस था वो क्या था, नेट एक्सपोर्ट्स। तो यही वाले रीजंस, मतलब आपको रीजंस लर्न करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको कंपोनेंट्स याद हैं। तो सबसे पहले देखिए जो डेफिशिएंट डिमांड हुई है उसके रीजंस क्या है, इकॉनमी में डेफिशिएंसी क्यों आई है डिमांड की। तो सबसे पहले रीजंस हैं कंजप्शन। कंजप्शन मीन टू से डिक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लोगों ने जो अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसको क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। मतलब उनकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो डिक्रीज हुई है, फॉल हुई है। इस वजह से जब कंजप्शन ही डिक्रीज हुआ है, एडी का कंपोनेंट है कंजप्शन, जब कंजप्शन डिक्रीज हो गया तो एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज क्या हुआ, सपोज करो मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, प्रोड्यूसर्स जो है वो लोन्स कम ले रहे हैं, तो लोन्स जब कम ले रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जब इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज आया इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। फिर इसके बाद आ गया डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस कर दिया तो इस वजह से भी एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है, कमी आती है। फिर इसके बाद आ गया एक्सपोर्ट्स, फॉल इन एक्सपोर्ट्स। जब फॉरेन कंट्रीज के लोग हमारी कंट्री की चीज़ों की डिमांड कम कर रहे हैं, मीन टू से हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो रहे हैं। जब एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या है, कम हुई है। इसी तरह नेक्स्ट जो है राइज इन इंपोर्ट्स,
तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है इम्पोर्ट का, मतलब एम मीन टू से इम्पोर्ट्स, यहाँ पे नेगेटिव है, का मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि इम्पोर्ट्स जो है वो राइज हो रही हैं। इम्पोर्ट्स राइज होने की वजह से भी क्या होता है, अपनी कंट्री की चीज़ों की डिमांड जो है वो कम होती है। जो इम्पोर्ट्स हैं वो राइज क्यों हो रहे हैं, सपोज करो, या फिर वो ये हो सकता है कि वो उनकी जो प्राइसेस हैं वो कंपैरेटिव टू आवर कंट्री वो क्या है, चीप हैं, सस्ती हैं, इस वजह से लोग मंगवा रहे हैं, या फिर थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, इस वजह से इम्पोर्ट्स में राइज होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है कंट्री की वो क्या होती है, फॉल होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन टैक्सेस। इंक्रीज इन टैक्सेस, जब टैक्सेस बढ़ जाते हैं, जब गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को बढ़ा देती है तो एक्चुअल डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। तो जब इनकम में से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो लोग क्या है, लोगों की रियल इनकम कम हो जाएगी, तो फिर उससे वो क्या करेंगे, डिमांड कम करेंगे, तो इस तरह एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। तो ये तो थे इसके रीजंस। फिर डेफिशिएंट डिमांड का इम्पैक्ट क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जनरली यहाँ पे 3 चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, या तो आउटपुट लेवल के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए इफेक्ट ऑन आउटपुट लेवल। इफेक्ट ऑन आउटपुट लेवल, जब इकॉनमी में क्या है, पहले से डिमांड डेफिशिएंट है, तो प्रोड्यूसर्स के पास क्या है, अनसोल्ड स्टॉक पहले से ही पड़ा है, इन्वेंट्री स्टॉक पहले से ही पड़ा है। तो इन्वेंट्री स्टॉक जब प्रोड्यूसर्स के पास पहले से ही पड़ा है तो ज़्यादा आउटपुट वो क्यों करेंगे, नहीं करेंगे वो आउटपुट। इसका मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, आउटपुट लेवल नहीं बढ़ेगा, आउटपुट लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया। सेकेंड इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब जब आउटपुट ही नहीं बढ़ेगा, जब आउटपुट नहीं बढ़ेगा तो नेचुरली या फिर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है प्राइस लेवल। इफेक्ट ऑन प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। डिफ्लेशनरी गैप है, डिफ्लेशन मीन टू से एग्रीगेट डिमांड कम है, लोगों के पास, प्रोड्यूसर्स के पास ऑलरेडी स्टॉक बहुत पड़ा है, तो प्राइस क्रैश होगा। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स अपनी चीज़ों को बेचने के लिए प्राइसेस को कम करेंगे, तो क्या होगा, जब कम करेंगे तो क्या होगा, प्राइस फॉल होगा। प्राइस फॉल होगा तो इसका मतलब क्या है, इकॉनमी की ग्रोथ नहीं होगी, मतलब जो डेफिशिएंट डिमांड है ओवरऑल इकॉनमी की ग्रोथ को कम करती है। सो ये तो थी डेफिशिएंट डिमांड। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, and till then take care, bye bye, have a nice day.